नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मौलिक अधिकार। जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मौलिक अधिकार से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रति वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो यह जो टॉपिक है मौलिक अधिकार का, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का, यह आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने इस वीडियो में लगभग 40 से 42 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, तथा वे सभी प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है या फंडामेंटल राइट का आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोज को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से देख के बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए पढ़ लेते हैं कथन पहले। तो पहला कथन हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यह पहला कथन हमारा है। दूसरा कथन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया था। तीसरा कथन हमारा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और चौथा कथन हमारा है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो 4 कथन हमारे सामने दिए गए हैं, इन 4 कथनों में से सही कथन आपको चयन करना है सही कथन का। तो इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी उसमें जो है पहली बार भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का जिक्र किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। सुपर इंपॉर्टेंट। तो दिए गए 4 ऑप्शनों में से किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की कानूनी शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय, उसको यह शक्ति दी गई है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो यह जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको आर्टिकल 32 के तहत अधिकार दिया गया है, तथा हमारे जो उच्च न्यायालय हैं उनको आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, तथा उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह जो है मूल अधिकारों को लागू करवाए। तो दोनों आर्टिकल अलग अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 है और उच्च न्यायालय का आर्टिकल 226 है। इनके दोनों आर्टिकल अलग अलग हैं, दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तथा दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास यह अधिकार, यह शक्ति है कि वह जहाँ भी मूल अधिकारों का उल्लंघन हो उनकी रक्षा करे। तो यह अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और हाई कोर्ट जितने भी हैं इंडिया में उन सभी को। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मौलिक अधिकार क्या हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे किस प्रकार के अधिकार हैं। तो यह जो मौलिक अधिकार हमारे हैं ये वाद योग्य है, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही, यानी कि मौलिक अधिकारों का कहीं भी अगर उल्लंघन होता है आपके मौलिक अधिकारों का तो आप उसे लागू करवा सकते हैं कानून की सहायता से, यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वे वाद योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, मौलिक अधिकार हमारे वाद योग्य है। यानी मान लीजिए किसी भी तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन होता है तो उनको
कानून की सहायता से लागू करवाया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से एक और आपको याद होगा, डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव जो हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी है, वह अवाद योग्य, यानी कि डीपीएसपी जो उसको कानून की सहायता से लागू नहीं कराया जा सकता। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको लागू कराया जा सकता है, यानी कानून की सहायता से मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जा सकता है जब भी उनका उल्लंघन होता है। तो ये मौलिक अधिकार क्या हो गए हमारे, ये वाद योग्य अधिकार है। और वही उसी प्रकार से हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि हमारे जो डीपीएसपी है वे अवाद योग्य, यानी कि उनको कानून की सहायता से लागू नहीं करवाया जा सकता। तो ये दो मेजर डिफरेंस है, दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मौलिक अधिकार हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा कह रहा है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में उनका निलंबन किया जाता है। दूसरा कथन क्या हमारा है, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है उसकी शक्ति प्रधानमंत्री के पास निहित नहीं है। अगला हमारा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो ये भी कथन गलत है। इसके बाद चौथा कथन क्या हमारा है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में क्या किया जाता है, उनको निलंबित किया जा सकता है। तो इसे आप याद देखिएगा। एक और चीज़ आप याद देखिएगा, हमारे जो आर्टिकल 20 व 21 है उनका निलंबन कभी भी नहीं होता है। तो इसे आप याद देखिएगा, जो आर्टिकल 20 और 21 है उनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसे आप याद देखिएगा। वहीं जो हमारा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 को कब निलंबित किया जाता है, युद्ध के समय। आप याद देखिएगा, युद्ध के समय या जो बाहरी आक्रमण हो जाता है हमारे देश में, तो उस समय जो है आर्टिकल 19 को पूरी तरह से निलंबित किया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो हमारा आर्टिकल 19 है उसको किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है। तब हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगती है युद्ध के आधार पे या बाहरी आक्रमण के आधार पे, तो उस आधार पे आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। परंतु अगर हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी है वह सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगती है, तो उस आधार पे आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं किया जाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी है वह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जाती है, तो उस समय आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं किया जाएगा। परंतु अगर हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी है वह युद्ध यानी कि बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाई जाती है, तो उस समय जो है आर्टिकल 19 का निलंबन किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं मैंने आपको बताया था आर्टिकल 20 और 21 का कभी भी निलंबन नहीं किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपको बताना है कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। टोटल 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं। पहला हो गया आपका समता का अधिकार, दूसरा आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका हो गया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा आपका हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं जिनको सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो आप इसे याद रखिएगा। जितने भी मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया है उन सभी से रिलेटेड प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उनसे रिलेटेड प्रश्नों को आगे के स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन पर सत्तापूर्ण नियंत्रण लगाता है। ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल जो 14 है यह
विशेषता देता है कि कानून के समक्ष जो प्रत्येक व्यक्ति है वह समान है, यानी कानून के सामने जो प्रत्येक भारत का नागरिक है वह समान है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो अनुच्छेद जो हमारा 15(5) है, 15(5), तो इसे आप याद रखिएगा। आर्टिकल जो हमारा 15 का सब सेक्शन 5 है उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षण संस्थान जितने भी हमारे जैसे सरकारी हो गए, मतलब सरकारी और गैर सरकारी हो गए, उनमें अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 का सब सेक्शन 5 ऐसा प्रावधान करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 13, यानी कि अनुच्छेद 13 जो है वह संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी आर्टिकल 13 का मतलब क्या है, आर्टिकल 13 में क्या दिया गया, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ या राज्य, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 जो है यह प्रावधान करता है कि अगर संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिनसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस प्रकार के कानून को शून्य माना जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 13 हमारा है यह क्या कहता है कि ऐसा भी कोई कानून जो संघ एवं राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है तथा उस कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस प्रकार के कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 में यही जो नियम है रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भिन्न वर्ग का है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो है अलग वर्ग का है। तो आइए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार है, यह 15 भी स्वतंत्रता के अधिकार से है और 16 भी स्वतंत्रता के अधिकार से है। सॉरी यहाँ पे समानता का अधिकार हो जाएगा। तो आर्टिकल 14, 15 और 16 ये किससे है? तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता के अधिकार से संबंधित है, परंतु अनुच्छेद जो 19 है इसका संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार से यानी कि राइट टू फ्रीडम से। तो आप इसे याद रखिएगा, जो हमारा समानता का अधिकार है यानी कि राइट टू इक्वलिटी है यह रखा गया है 14 से 18 के मध्य, तथा हमारा जो फ्रीडम का अधिकार यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है वह रखा गया है अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य। तो इसे आप याद रखिएगा, यानी इस प्रकार से अनुच्छेद 19 जो है वह भिन्न वर्ग का है, बाकी 14, 15 और 16 जो अनुच्छेद है वह समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में राइट टू फ्रीडम का अधिकार कौन से आर्टिकल में सम्मिलित किया गया है? तो राइट टू फ्रीडम का जो अधिकार है यह सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य। तो इसे आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट हमारा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 करता है। एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाता है किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत, यानी आपको बताना है कि जो अनुच्छेद हमारा 15 है वह किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 15 है क्या। तो अनुच्छेद 15 कहता क्या है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही अनुच्छेद आपको 15 बताना है कि किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 15 जो है यह समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान में समता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो राइट टू इक्वलिटी तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 14 से लेके अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 14 हमारा क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। आप इसे याद रखिएगा, जो हमारा अनुच्छेद 14 है यह क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। और जैसा कि 15 के बारे में मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तथा अनुच्छेद 16 हमारा क्या कहता है कि जितने भी लोक नियोजन के विषय हैं उनमें सबको समान अधिकार दिया जाएगा, यानी रोजगार के जितने भी मौके हैं उसमें समान अधिकार सबको दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ मूल परिस्थितियों में, यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसमें विशेष उपबंध भी किए जा सकते हैं। तो उस विशेष उपबंध को हम आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। अगला हमारा 17वां जो आर्टिकल यह कहता है क्या है कि अनटचेबिलिटी का इंड, मतलब अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित, इसे आप याद रखिएगा। अनटचेबिलिटी से संबंधित अनुच्छेद 18 और इसका जो लास्ट 17 अनटचेबिलिटी से संबंधित है और अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 5 आर्टिकल सम्मिलित किए गए हैं समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो इसे आप याद रखिएगा, सभी के बारे में आपके दिमाग में नॉलेज होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समानता के मौलिक अधिकारों में कौन सा समानता सम्मिलित नहीं है। तो आर्थिक समानता जो है यह समानता के मौलिक अधिकारों में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्थिक समानता। तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित इसमें से कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 24, यानी कि आर्टिकल जो 24 है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। अब आर्टिकल 24 कहता क्या है, आर्टिकल 24 में यह प्रावधान किया गया है कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने नहीं दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 24 यह प्रावधान करता है कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी कारखाने हैं, उन कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है काम करने नहीं दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो अनुच्छेद 24 है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी कि अनटचेबिलिटी का इंड कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है, अनटचेबिलिटी का जो इंड है वह किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 किस में आता है, तो समानता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 17। तथा अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 19 जो है
आर्टिकल 19 का सब सेक्शन 1 यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का सब सेक्शन 1। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा भी आपको फायदेमंद लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम है उसको कौन से फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया है? तो फंडामेंटल राइट है 19, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति के फ्रीडम को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला हमारा है अनुच्छेद 19 यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है को कब निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 है उसको दो ही आधार पे निलंबित किया जा सकता है, युद्ध के आधार पे जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है और बाहरी आक्रमण के आधार पे हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगी है। इन दोनों आधार पे ही हमारे आर्टिकल 19 का निलंबन किया जा सकता है। परंतु जब हमारे देश में इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जाती है तो उस आधार पे अनुच्छेद 19 का जो है निलंबन नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह के समय जो है अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो अनुच्छेद 25 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 25 है यह क्या प्रावधान करता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है 25 तथा इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धर्म स्वातंत्र्य का जो अधिकार है वह किसके अधीन नहीं आता है? तो मानववाद के अधीन यह नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो जो अनुच्छेद हमारा 25 है यह सिखों को यह अधिकार देता है कि वह कृपाण अपने पास रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 यह अधिकार देता है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वे अपने पास क्या रख सकते हैं? तो कृपाण अपने पास रख सकते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद 25 जो है यह धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है इसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स यानी ऑप्शन जो बी हमारा है बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का जो प्रवर्तन है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जब भी हमारे देश में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसका जो प्रवर्तन है वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जो है प्रवर्तन किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मौलिक अधिकारों का निम्नलिखित में से संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का निम्नलिखित में से संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। तो आप इसे याद रखिएगा, जो न्यायपालिका हमारी है वह मौलिक अधिकारों की संरक्षक मानी जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, हमारे देश में मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका कैसे है? तो हमारी जो न्यायपालिका है उसको अधिकार दिया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका हमारी लागू करवा सकती है, उसको यह कानूनी अधिकार दिया गया है।
अब न्यायपालिका के अंतर्गत हमारा जो हाई कोर्ट है, आप याद रखिएगा, हमारा हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को यह अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करवाए। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि हमारे देश में अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करवाए। तो यह आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट का और आर्टिकल 226 है हाई कोर्ट का। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसको भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है, इसको संविधान की आत्मा कहा गया था। किसके द्वारा? तो BR अम्बेडकर के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमारे संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, उसको संविधान की आत्मा कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं रीट का, तो यह जो रीट है, रीट कितने प्रकार की होती है यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे संविधान में कितने प्रकार की रीट का जिक्र है? तो टोटल 5 हमारे संविधान में रीट होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है परमादेश, दूसरी होती है अधिकार परीक्षा, तीसरी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, चौथी होती है प्रतिषेध और आपकी जो एक बची उत्प्रेषण। कौन सी होती है? तो लास्ट होती है उत्प्रेषण। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा था हमारा? तो प्रश्न इसमें से कह रहा था हमारा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? तो इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है यह आदेश देता है जिसमें उस व्यक्ति को, मान लीजिए जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध जो मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को का न्यायालय के सामने समक्ष करने का जो है रिट जारी किया जाता है इसके अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण यह अधिकार देता है कि वह जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को जल्द से जल्द न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए तथा जिससे व्यक्ति के बारे में यह न्यायालय जान सके कि वह जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वह दोषी है या नहीं है। तो इस रीट के अंतर्गत यही प्रावधान किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो संबंध है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। अगला हमारा है, निम्न में से किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो फेमस केस था, आपको पता होगा, केशवानंद भारती का केस जो था, इसने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया किसको? तो संसद को। तो आप इसे देखिएगा, प्रसिद्ध केस था हमारा केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें यह कहा गया है कि जो संसद है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु कुछ इसमें शर्तें भी दी गई। शर्त क्या है कि संसद को तो आर्टिकल 361 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो है शक्ति तो दिया गया, परंतु जो संसद है वह मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी कि जो मूल ढांचा पहले से दिया गया है
उसको टच किए बिना, उसको छुए बिना ही जो संसद है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करेगी। तो यह बताया गया था केशवानंद भारती केस, जो कि भारत का एक प्रसिद्ध केस था, 1973 में आया था। तो इसी ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था 1973 का, इसमें यह बताया गया था कि जो हमारी संसद है वह मौलिक अधिकारों मतलब संविधान में हमारे संशोधन तो कर सकती है संसद, परंतु वह हमारे संविधान की जो मूल संरचना है, मूल संरचना के सिद्धांत है, उसको टच किए बिना ही वह संशोधन करेगी। तो यह जो प्रसिद्ध निर्णय था यह लिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में 1973 में। यह प्रसिद्ध केस भारत में आया था। डेट भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो आप इसे याद रखिएगा कि संपत्ति का जो अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। तो आप इसे याद रखिएगा। सबसे पहले यह जो संपत्ति का अधिकार था इसको सम्मिलित किया गया था फंडामेंटल राइट्स में, परंतु जो हमारा संविधान संशोधन किया गया था 44वां, आप याद रखिएगा, हमारा जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था इसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो जिसे आप याद रखिएगा, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हमारा था 1978 का, उसके तहत, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस प्रकार की रीट की आवश्यकता होती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई कैदी अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको न्यायालय के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार का रीट जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल सही है। तथा यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी जारी किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस रीट को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? यानी मतलब आपको बताना है कि कोई अवैध व्यक्ति है, अगर वह सरकारी पद पे बैठ गया है तो उस अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा यानी कि क्यूवो वारंटो, यह रिट जारी किया जाता है किसी व्यक्ति को मतलब सरकारी पद से बचाने के लिए। यानी इस रीट का मतलब क्या होता है? तो इस रीट को जारी करने का मतलब है कि वह जो व्यक्ति किसी पद पे बैठा हुआ है उस व्यक्ति से पूछना कि वह किस अधिकार से उस पद पर बैठा हुआ है। क्या उस पद पे उसका चयन किया गया है वह या क्या वह इलीगल तरीके से उस पद पर बैठा हुआ है? इस रीट को जारी करने का यही मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार परीक्षा जो रीट होता है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाता है। अगला हमारा है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं उनको संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है संसद को हमारे। तो आप इसे याद देखिएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हमारी जो संसद है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु इसमें एक सीमा भी बांधी गई है। कौन सी सीमा है कि मूल संरचना का सिद्धांत, यानी कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसको टच किए बिना ही संसद मूल अधिकारों में संशोधन करेगी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। तथा यह जो प्रावधान था यह दिया गया था केशवानंद भारती केस 1973 में, जो प्रसिद्ध भारत में केस हुआ था केशवानंद भारती केस, उसी के तहत यह कहा गया था कि जो संसद है वह अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें से जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है यह नागरिकों मतलब विदेशी नागरिकों के साथ साथ भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है। उसके बाद दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, परंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है यह विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, उस रीट को क्या कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को उसके कर्तव्य का पालन कराने के लिए कौन सा रीट जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो परमादेश यानी कि मैंडेमस। तो आप इसे याद रखिएगा, जो परमादेश रीट होती है यह आदेश देती है किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे जिस कर्तव्य के लिए उसको चयनित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमादेश। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष के बीच की सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है यह मूल अधिकार है। तो इसे आप याद रखिएगा, 6 वर्ष की आयु से लेकर तथा 14 वर्ष के आयु के मध्य के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है यह मूल अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था 2009, वैसे आप याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था तथा यह लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को। तो दोनों आपको याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को। तो इसे आप याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या प्रावधान करता है कि 6 वर्ष से लेके जो 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। तो उस उत्प्रेषण जो रीट होती है, सॉरी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके चारों आंसर जो हैं गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिषेध। जो रीट होती है प्रोहिबिशन, आप इसे याद देखिएगा, प्रोहिबिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोहिबिशन की जो रीट होती है यह किसी भी ऐसी कार्रवाई को रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है। तो प्रोहिबिशन रीट क्या करती है, प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय होती है, उच्च न्यायालय होती है, वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक इकाइयों मतलब निकाय जो होते हैं उनको आदेश देती है कि वह अपने अधिकार से बाहर कोई कार्यवाही नहीं करें जिसके लिए उनको चयनित नहीं किया गया। यानी अपने अधिकार से बाहर कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को रोक सकती है, किसी भी संस्था को रोक सकता है, यह प्रतिषेध जो रीट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। अगला हमारा प्रश्न है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई। तो सर्वप्रथम बात जो मौलिक अधिकार हैं यह लागू किए गए थे संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी कि यूएसए। तो आप इसका राइट आंसर याद रखिएगा, यूएसए में।
अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था 2009 था तथा इसको लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है यह किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो पारसियों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पारसियों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह कौन से आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल जो हमारा 20 का सब सेक्शन 3 है, आप इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 20 का हमारा जो सब सेक्शन 3 है यह अपने ही विरुद्ध गवाही देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20 का सब सेक्शन 3 यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 का सब सेक्शन 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 43 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।